मैं डॉक्टर राजबाला सिंह, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजाखेड़ा, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बीए फर्स्ट ईयर। आज मैं आपको बताऊंगी मार्क्सवाद क्या है। मार्क्स क्या है? मार्क्सवाद क्या है? कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक और क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 1818 में और मृत्यु 1889। उनके लेखन के दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए वैचारिक जमीन तैयार की। वे एक किताबी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने विचारों को स्वयं अपने जीवन में उतारा। अपने दौर के मजदूर आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ वे करीब से जुड़े हुए थे। चूंकि शासक वर्गों को चुनौती देने वाले उनके विचार इतने असरदार और खतरनाक थे कि उन्हें कई देशों की सरकारों ने देश से निकाल दिया था और उनके लिखे लेखों व विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने बेहद गरीबी में अपना जीवन बिताया था। मार्क्स ने करीब 150 साल पहले जो लिखा था वह 21वीं शताब्दी में भारत में कितना सार्थक और प्रासंगिक है, इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन हमें देखना यह होगा कि मार्क्स का उनके तत्कालीन समाज के बारे में क्या कहना है और क्या उनके विचार अभी भी हमारी दुनिया और हमारे संघर्षों को समझने में मददगार है। जब हम आसपास के समाज पर निगाह डालते हैं तो हमें गैर बराबरी और शोषण ही दिखाई पड़ता है। अमीर और गरीब के बीच, औरत और मर्द के बीच, ऊपरी और नीची जातियों के बीच इस समाज में हमें जिंदा रहने के लिए होड़ करनी पड़ती है। अक्सर यह कहा जाता है कि ऐसा समाज स्वाभाविक या ईश्वर का बनाया हुआ है, पर हम जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कि जो लोग काम नहीं करते उनके पास तो अथाह संपत्ति है, लेकिन जो लोग सबसे कठिन काम करते हैं वे सबसे गरीब हैं, तब कहा जाता है कि भगवान की यही मर्जी है, या कि काम न करने वाले अधिक कुशल हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं, या फिर प्रकृति का नियम ही है कि कुछ लोग कमजोर और कुछ लोग बलवान हों। जब हम पूछते हैं कि हमारे समाज में औरतें मर्दों के अधीन क्यों हैं, तो कहा जाता है कि इसका कारण औरतों का प्राकृतिक रूप से कमजोर होना है, या उनके लिए बच्चों की देखभाल करना या घरेलू काम आदि करना प्राकृतिक है। पर मार्क्सवाद हमें बताता है कि यह समाज प्राकृतिक या शाश्वत अपरिवर्तनीय नहीं है। हमेशा से ऐसा समाज नहीं रहा है और इसलिए हमें ऐसा नहीं बना रहना चाहिए। समाज और सामाजिक संबंध लोगों द्वारा बनाए हुए हैं और अगर उन्हें लोगों ने बनाया है तो वे इसे बदल भी सकते हैं। इन्हें बदला कैसे जाए? अलग और बेहतर समाज कैसे बनेगा? कुछ लोग कहते हैं कि अगर व्यक्ति का भ्रष्ट कम दुष्ट होने का फैसला कर ले तो समाज में सुधार हो सकता है। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि ऐसी निजी कोशिश ही काफी नहीं है और हमें समाज को बदलना होगा। लेकिन सवाल है कि समाज को कैसे बदले। इस सत्य की खोज के बाद यह संभव हो जाता है कि मानव समाज के बारे में एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का निरूपण किया जाए जो मनुष्य के जाति के वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो और धार्मिक विश्वासों, नस्ली अहंकार और हीरो वर्शिप, व्यक्तिगत भावनाओं या काल्पनिक स्वप्नों के आधार पर बने हुए समाज के बारे में पहले ही अस्पष्ट धारणाओं जो आज भी हैं से भिन्न हो। अब है मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत। मार्क्सवाद 20वीं सदी में दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली विचारधारा तो है ही, लेकिन सोवियत संघ के विघटन, चीन के धीरे धीरे एक पूंजीवादी तानाशाही में तब्दील होते जाना, दुनिया भर के कई देशों जैसे रोमानिया में चाउसेस्को जैसे तानाशाहों को जन्म और एक शासन व्यवस्था के रूप में विरोधियों द्वारा पूरे जोर शोर से खारिज किए जाने के बावजूद आज भी न केवल बौद्धिक अपितु राजनीतिक दुनिया में भी बहस का विषय बनी हुई है। एक तरफ इसे मृत विचारधारा घोषित करने में पूंजीवादी विचार प्रचार तंत्र अपना पूरा जोर लगा देता है, तो दूसरी तरफ अपनी हालिया हार के बावजूद दुनिया भर में वाम बुद्धिजीवी तथा वाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वर्तमान संदर्भों में उनकी प्रासंगिकता सिद्ध करने के साथ साथ नई परिस्थितियों के अनुसार एक वामपंथी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को परिभाषित करने में लगे हुए हैं। कम्युनिज्म के स्वप्न का सबसे बड़ा पक्ष है बराबरी पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना। आज अपने प्रचंड प्रभाव के बावजूद पूंजीवाद जो एक चीज कभी नहीं दे सकता वह है समानता। इसके विकास के मूल में ही गैर बराबरी की अवधारणा अंतर्निहित है। लाभ की लगातार वृद्धि
के उद्देश्य से संचालित इसका कार्य व्यापार मुनाफे की एक ऐसी हवस को जन्म देता है जो एक तरफ नए नए और उन्नत उत्पादों की भीड़ लगाता जाता है तो दूसरी तरफ उन्हें खरीदने की ताकत को लगातार कुछ हाथों में सीमित कर बाकी बहुसंख्या को उत्तरोत्तर वांछितों के खांचे में डालता चला जाता है। दुनिया के पैमाने पर अमीर गरीब देश बनते जाते हैं। देशों के पैमाने पर अमीर गरीब लोग सत्ता इन्हीं प्रभावशाली वर्गों के व्यापारिक और सामाजिक हितों की रक्षा का काम करती हैं। पर्यावरण की उस हद तक लूट की जाती है जहां जमीनें बंजर होती हैं, नदियां सूखती हैं, जंगल तबाह होते हैं, मुनाफा ही सब कुछ है। जाहिर है कि जहां इतनी असमानता होगी वहां असंतोष होगा, अशांति होगी और युद्ध भी होंगे। जहां मनुष्यों की ऐसी हवस होगी वहां मानवीय संबंधों भी बाजार भी निर्धारित होंगे। स्वार्थ ही सबसे बड़ा सिद्धांत होगा और अन्याय ताकतवर का हथियार होगा तो कमजोर विद्रोह पर उतरेंगे। मार्क्सवाद एक ऐसे समाज का स्वप्न दिखाता है जहां मुनाफे की यह अंधी हवस न हो, जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाएं समानता की ओर अग्रसर होंगी। इस समानता में शांति के बीज अपने आप अंकुरित होंगे। यानी समाजवाद का एक नारा हो सकता है शांति, साम्राज्यवाद, समृद्धि। आज किसी भी समाजवादी मॉडल को इन तीनों ही उद्देश्यों को एक साथ साधना होगा। साथ ही इसे वर्तमान पूंजीवाद से अधिक लोकतांत्रिक भी बनाना होगा, तभी यह समाज के व्यापक हिस्से को अपने साथ ले पाएंगे। 20वीं सदी के आरंभ में रूस में मार्क्सवाद को व्यवहार में उतारने का पहला प्रयास किया गया। इसके कुछ समय बाद चीन सहित विश्व के अनेक देशों के कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हो चुकी थी, किंतु ये पार्टियां तब सत्ता में हासिल करने में विफल रहीं और काफी समय तक सोवियत संघ अकेला कम्युनिस्ट देश बना रहा। बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सत्ताएं अस्तित्व में आईं। मार्क्सवाद को बड़े पैमाने पर व्यवहार में उतारने का दूसरा प्रयास माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में किया गया, जिसके फलस्वरूप 1949 में चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई। आरंभ में साम्यवादी चीन को समस्त प्रकार की सोवियत सहायता प्राप्त हुई। ऐसा लगा कि इतनी विशाल आबादी और क्षेत्र वाले ये दोनों साम्यवादी देश पूंजीवादी विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद का प्रसार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1960 के दशक के आरंभ में दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद उभरने लगे। इसका एक कारण दोनों के अलग अलग राष्ट्रीय हित और उसके अनुसार मार्क्सवाद की अलग अलग व्याख्याएं थी। इसके साथ एक प्रमुख कारण यह भी था कि निकिता ख्रुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत संघ पूंजीवाद के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाना चाहता था, जबकि माओ पूंजीवादी देशों के प्रति युद्धरत रहने पर बल दे रहे थे। इसके फलस्वरूप मार्क्सवाद का तथाकथित लेनिनवादी और माओवादी विचारधाराओं के रूप में विभाजन हो गया और चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ को संशोधनवादी घोषित कर दिया। साम्यवाद की विडंबना यह है कि यह विभाजन आज भी, जबकि न तो सोवियत संघ रहा और न ही माओवादी विचारधारा वाला चीन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवाद के अनुयायियों को विभाजित किए हुए है। भारत में भी काफी कुछ यही स्थिति है। धन्यवाद।